नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं सुदीप कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे। और ये हमारा अनअकैडमी का यूपीएससी सीएससी हिंदी लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी। ये जो यूपीएससी सीएससी हिंदी चैनल है, इस चैनल के माध्यम से अनअकैडमी हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट हैं हिंदी माध्यम की, उनकी तैयारी कराती है यूपीएससी के लिए। और इस चैनल पे रोजाना मैं सुबह 10:30 बजे कुछ इंपॉर्टेंट क्लासेज आप लोगों को कवर कराता हूँ करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। और आप लोगों को पता है कि अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। आप इसका सब्सक्रिप्शन लेकर के घर बैठे घर बैठे बहुत ही आसानी से ऑनलाइन तरीके से अपनी तैयारियों को आगे बढ़ा सकते हैं। आप अनअकैडमी से जुड़ेंगे तो आपको जो क्लासेज मिलेंगी, डेली लाइव क्लासेज, लाइव टेस्ट एंड क्विज, पूरा कोर्स स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में, और जो एक्सेस मिलेगा वो अनलिमिटेड में मिलेगा। आप अपने मोबाइल पे अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करेंगे और अपनी तैयारियों को आगे बढ़ाते रहेंगे। ये हूं मैं, मेरा नाम सुदीप कुमार। मेरे बारे में ये है मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक और ये है मेरे अनअकैडमी का प्रोफाइल लिंक। आप लोग इसको जरूर फॉलो कर लें, दोनों चीजों को। 100 से भी ज्यादा टॉप एडुकेटर्स हैं यहाँ पे, जो आपको अनअकैडमी में यूपीएससी की तैयारी के लिए हमेशा मदद करेंगे हर कदम पे। ये अनअकैडमी के अपकमिंग कोर्सेज हैं, ये जो शुरू होने वाले हैं, हर महीने शुरू होते हैं नए नए कोर्स। ये है सब्सक्रिप्शन प्लान। दो तरीके का प्लान है, एक प्लस और एक आइकॉनिक। जो प्लस है वो कंप्लीट यूपीएससी का रेगुलर कोर्स होता है। इसमें यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल पेपर, टेस्ट और ऐसे कंप्लीट यूपीएससी की इसमें तैयारी कराई जाएगी। और इसके लिए आपको डेली लाइव क्लासेज, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस और पूरा स्ट्रक्चर शेड्यूल मिलेगा। इसका जो 12 महीने का चार्ज है, 1 ईयर का, 1 साल का, वो है 49,500 रुपए। लेकिन अगर आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे, कोड है स्वदीप, तो आपको फीस में 10% डिस्काउंट मिलेगा और फीस होगी ये आपकी 44,550 रुपए। वहीं अगर आप 24 महीने का या 2 साल का ले लेते हैं प्लस कोर्स, तो फीस है 72,000 रुपए। कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट और फीस होगी आपकी 64,800 रुपए। वहीं अगर आप 36 महीने का या 3 साल का प्लान लेते हैं, 3 ईयर का, है 90,000। कोड के इस्तेमाल के बाद 10% डिस्काउंट, 81,000 रुपए। तो ये सारा प्लान, ये सारी चीजें। दूसरा है आपका आइकॉनिक। आइकॉनिक में क्या है कि प्लस कोर्स वाली ये सारी चीजें तो आपको मिलेंगी ही मिलेंगी, और इस पे आपको इसके अलावा एडिशनल कुछ फीचर्स हैं, जैसे आपको पर्सनल कोच भी मिलेंगे जो पर्सनली आपकी तैयारी पे ध्यान देंगे। डेली मेंस का क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराएंगे, वो पूरे स्टडी प्लान के साथ आपकी तैयारी कराई जाएगी और पर्सनली फीडबैक भी आपको मिलेगा। इसका जो 12 महीने का 1 ईयर का चार्ज है आइकॉनिक का, वो है 69,500 रुपए। लेकिन अगर आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा और फीस होगी आपकी 62,550 रुपए। वहीं अगर आप 24 महीने का या 2 साल का फीस लेते हैं, 2 ईयर का, है 1,07,000। कोड के इस्तेमाल के बाद 10% डिस्काउंट, 96,300 रुपए। तो ये सारा प्लान है। और अगर 3 साल के लिए जो लोग ले लेते हैं तो 1,41,000 रुपए है, और कोड का इस्तेमाल करेंगे तो इस पे भी डिस्काउंट 10%, 1,26,900। अब आप अनअकैडमी पे ऑप्शनल का अलग से सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अगर आप 1 साल के लिए अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन लेते हैं 1 ईयर के लिए, तो फीस है आपका 27,500 रुपए। वहीं अगर आप कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको 10% इस पे डिस्काउंट में मिलेगा और फीस होगी आपकी 24,750 रुपए में। वहीं अगर आप 24 महीने का या 2 साल का ले लेते हैं 2 ईयर का प्लान, 40,000 रुपए। कोड के इस्तेमाल के बाद 10% डिस्काउंट, 36,000। वहीं अगर आप 36 महीने यानी 3 साल के लिए ऑप्शनल लेते हैं तो 50,000 रुपए है, और कोड का इस्तेमाल करेंगे तो 10% डिस्काउंट, 45,000 रुपए। और ये अनअकैडमी कॉम्बैट है, इसके बारे में तो आप लोग जानते ही हैं कि अनअकैडमी आपके लिए, जो लोग प्री दे रहे हैं 2021 में उनके लिए, और जो नहीं दे रहे उनके लिए भी बहुत ही बेहतरीन है। सबके लिए फ्री में शुरू की है एक टेस्ट सीरीज, वो भी ऑनलाइन। ऑनलाइन, ठीक है। और इसमें जो रैंकिंग भी होगी वो आपकी ऑल ओवर इंडिया रैंकिंग होगी। और जितने भी टॉप एडुकेटर्स हैं अनअकैडमी के, वो सब लोग इसमें मिलके क्वेश्चन बनाए हैं, वो क्वेश्चन वो लोग सेट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान से इसको, इसमें आप लोग इनरोल करिए। इनरोल करने के लिए करना कुछ नहीं, अनअकैडमी के मोबाइल एप्लीकेशन पे जाना है। इस ऐप पे जाएंगे तो वहां पे सेक्शन है यूपीएससी सीएससी का। इस सेक्शन पे जाएंगे तो आपको मिलेगा अनअकैडमी कॉम्बैट, और जब इनरोल करेंगे तो वहां पे आपसे एक कोड मांगेगा। तो कोड आप डाल देंगे, जो मेरा कोड है स्वदीप, SWADEEP। आप एक कोड डाल देंगे तो आप इसमें एनरोल हो जाएंगे और अब आप फ्री में ये टेस्ट दे सकते हैं। और ये टेस्ट जो होगा वो 45 मिनट का होगा। टोटल 60 क्वेश्चन आएंगे और 13 टेस्ट होंगे, यानी तकरीबन प्री एग्जाम के पहले आप 780 जीएस के क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेंगे। अल्टरनेटिव संडे पे होगा, संडे संडे होगा, लेकिन 14 दिन पे अल्टरनेटिव संडे, ठीक है ना। अब ये होगा अगला 3 जनवरी सुबह 11 बजे, ध्यान में रखेंगे।
6 महीने बचे हैं 2021 के प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। तो उसके लिए अनअकैडमी 28 तारीख से 28 दिसंबर से एक बैच शुरू कर रही है। 28 दिसंबर से एक नया बैच। और इसके लिए क्या है कि जीएस 6 महीने का प्रीलिम्स का 2021 के लिए बैच शुरू हो रहा है। तो जरूर बिल्कुल आप लोग ध्यान से पढ़िए। बाइलिंगुअल हिंदी इंग्लिश दोनों में शुरू होगा और इसमें पूरा प्रीलिम्स का आपका इसमें सिलेबस कवर होगा। पूरा प्रीलिम्स का सिलेबस कवर कराया जाएगा। टॉप एडुकेटर्स पढ़ाएंगे। टेस्ट सीरीज विथ एनालिसिस के साथ टेस्ट सीरीज भी होगा। आपको पीडीएफ स्टडी मटेरियल भी मिलेगा और डाउट क्लियरिंग सेशन भी होगा। और जब प्री और मेंस क्वालिफाई कर लेंगे तो आपका इंटरव्यू का भी प्रिपरेशन इसमें आपको कराया जाएगा। और ये देखिए 6 महीने का इंग्लिश हिंदी दोनों में, 1 साल का भी फाउंडेशन शुरू हो रहा है इंग्लिश हिंदी में, 2 साल का भी फाउंडेशन शुरू हो रहा है अनअकैडमी पे इंग्लिश हिंदी में। तो जिसको ज्वाइन करना है 2022 में एग्जाम देना है वो लोग 1 ईयर वाला, 2023 में जिसको एग्जाम देना है 2 साल का फाउंडेशन बैच ज्वाइन करें। और जिनको 2021 में देना है 6 महीने का प्रीलिम्स का बैच जरूर ज्वाइन करें। और जो भी बैच ज्वाइन करेंगे कोड ध्यान में रखेंगे, कोड है स्वदीप। ये आप कोड डालेंगे तो आपको फीस में 10% डिस्काउंट जरूर में मिलेगा। ठीक है, आपको मैंने बताया था कि आइकॉनिक का भी आने वाले समय में प्राइस अब हाइक होने वाला है। तो आप इसका जल्द से जल्द सब्सक्रिप्शन लेने, इसको अब अपग्रेड हो गया, अब आने के इसको आप अपग्रेड करें। इसमें क्या है कि पर्सनल कोच मिलेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था मेंस टेस्ट सीरीज वगैरह सब पे वो आपको पर्सनली ध्यान देंगे पूरे स्टडी प्लान के साथ। और आंसर राइटिंग डेली कराएंगे और डेली कंटेंट से आपको प्रिपरेशन कराएंगे जो आपके लिए जरूरी है। तो जल्द से जल्द आप लोग आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लेने, जिनको आइकॉनिक लेना है बहुत ही बेहतर है, पर्सनल आपको गाइडेंस मिलेगा अनअकैडमी के एडुकेटर्स का। और एक दिसंबर तक के लिए एक प्लान है अनअकैडमी दे रही है, दिसंबर 2020 तक के लिए, लास्ट दिसंबर के लिए। इसमें क्या है, एक कॉम्बो ऑफर है। कॉम्बो ऑफर में क्या है कि अगर आप जीएस के प्लस कोर्स के साथ ऑप्शनल साथ में ले लेते हैं तो अनअकैडमी की 1 साल की फीस ऑप्शनल और जीएस का होता है 77,000। लेकिन अनअकैडमी ऑलरेडी 31 दिसंबर तक डिस्काउंट दे रही है, आपका ये 70,153 रुपए में हो जाएगा। वहीं अगर आइकॉनिक ऑप्शनल के साथ आप लेते हैं तो 1 साल का फीस है 97,000, लेकिन अनअकैडमी डिस्काउंट दे रही है 88,705 रुपए में। और इसके अलावा भी आपको एक्स्ट्रा 10% इस डिस्काउंटेड फीस में मिल जाएगा अगर आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे। तो अगर इस्तेमाल कर लेंगे एडमिशन के समय तो इस फीस पे भी 10% और इस फीस पे भी 10% डिस्काउंट में मिलेगा। तो जल्द से जल्द आप लोग सब्सक्रिप्शन लें और ज्वाइन करें। अब जो मैं रोजाना सुबह 10:30 बजे पढ़ाता हूं आप लोगों को, तो मैं रोजाना आप लोगों को कुछ डेली न्यूज और इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स और आरएसटीवी एलएसटीवी का डिबेट पढ़ाता हूं। तो आज आपके लिए केवल मैं 2 डिबेट लेकर आया हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ेंगे। आरएसटीवी और एलएसटीवी का डिबेट है। एक्चुअली ये डिबेट जो ओरिजिनल आता है टीवी पे वो आता है इंग्लिश में, ठीक है, इंग्लिश में आता है। बट ये मैं आपके लिए लेकर के आया हूं, इसका कंटेंट पीडीएफ वगैरह सब कुछ हिंदी में। तो आज का पहला हम लोग टॉपिक इसमें पढ़ेंगे, जो डिबेट का मुद्दा था बाघ संरक्षण एवं महत्व, जीव विज्ञान और पर्यावरण का मुद्दा है। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे मानव तस्करी के बारे में, ये सामाजिक न्याय का मुद्दा है। तो जरूर ध्यान से देखते हुए पढ़िए, आपके जीएस के पेपर और एसे निबंध के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एसे और निबंध दोनों में काम आएगा, ठीक है ना। तो चलिए एक एक टॉपिक इसका हम लोग शुरू करते हैं, क्या कह रहा है, क्या क्या चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है देखते हुए। पहला टॉपिक है हमारा बाघ संरक्षण का महत्व। एक सेकंड, क्या है बाघ संरक्षण का महत्व, इसके बारे में कह रहा है कि क्या चीजें हैं और इसको बाघ के संरक्षण के लिए क्या क्या चीजें की गई हैं और इसमें गिरावट है या अच्छा हुआ है। ध्यान से पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट डिबेट का मुद्दा है ये। क्या कह रहा है कि हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण और वन और जलवायु मंत्री ने केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु मंत्री ने बाघ जनगणना पर स्टेट्स ऑफ टाइगर्स प्रीडेटर्स एंड प्रे इन इंडिया नामक एक रिपोर्ट जारी की है। क्या जारी की है, किसने, भारत के केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु मंत्री ने बाघों की जनगणना पर, बाघों की जनगणना की गई है, इन्होंने कराया है। बाघों की जनगणना कौन कराता है, ये पॉइंट से ध्यान में रखेंगे। बाघों की जनगणना कराता है केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु मंत्रालय, ठीक है। और इसके जो मंत्री हैं इन्होंने इस जनगणना पर एक रिपोर्ट जारी की है। कौन सा, स्टेट्स ऑफ टाइगर क्रो प्रीडेटर्स एंड प्रे इन इंडिया, ये रिपोर्ट जारी की है। और इसमें क्या कहा है कि गौरतलब है कि 20वीं शताब्दी की शुरुआत के बाद से ही दुनिया भर में बाघों की आबादी में तेजी से गिरावट देखी जा रही है। लेकिन हालांकि वर्तमान में बाघ संरक्षण के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि जब बाघों की संख्या में वृद्धि देखी जा रही है।
इसीलिए ये उसका राज्यसभा लोकसभा के डिबेट का मुद्दा था कि 20वीं शताब्दी के शुरुआत से ही पूरे दुनिया में बाघों की आबादी में गिरावट, लेकिन अभी वर्तमान में पहली बार बाघ संरक्षण के इतिहास में ऐसा देखा गया है कि बाघों की संख्या में वृद्धि। उसका बहुत बड़ा रीजन है ये जो गवर्नमेंट ने शुरू किया है इंडिया में, प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक है, जो प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया है और जो बाघों के संरक्षण के लिए जो अभ्यारण्य वगैरह सब बनाए गए हैं, इन सब चीजों का बहुत बड़ा असर पड़ा है। तो देखिए क्या है, हम लोग ध्यान से देखते हुए चलेंगे क्या कह रहा है, एक एक पॉइंट ध्यान से। अभी विश्व में क्या है, वर्तमान में विश्व के बाघों की आबादी का 70% आबादी भारत में है। पूरे विश्व में जितने भी बाघ पाए जाते हैं ना, उसका 70% आबादी बाघों की केवल भारत में पाई जाती है। ध्यान में रखेंगे, भारत में पाई जाती है। और क्या कह रहा है, वर्ष 2006 से 18 के मध्य में देश में बाघों की संख्या में 6% की वार्षिक वृद्धि देखी गई है। ठीक है, 2018 जनगणना हुआ है 2018 में बाघों का। तो क्या कह रहा है कि वर्ष 2006 से 2018 के बीच में बाघों की संख्या में 6% की वार्षिक वृद्धि, मतलब प्रत्येक वर्ष 2006 से लेकर के 2018 तक में प्रत्येक वर्ष बाघों की संख्या में 6% की वृद्धि की बात कर रहा है। ध्यान में रखेंगे। और केंद्र सरकार द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड के जिम कार्बेट बाघ अभ्यारण्य 231 देश में सबसे अधिक बाघों की आबादी पाई गई है। और ये जो केंद्र सरकार ने रिपोर्ट दी है, और इसके अनुसार क्या है कि उत्तराखंड में जो जिम कार्बेट बाघ अभ्यारण्य है, वहां पे बाघों की संख्या 231 है और देश में सबसे अधिक बाघों की आबादी अभी यही जिम कार्बेट में पाई जाती है। टोटल कितना, 231 बाघ। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए, गौरतलब है कि वर्ष 2014 की बाघ जनगणना में भी जिम कॉर्बेट बाघ अभ्यारण्य में देश की सर्वाधिक आबादी 215 पाई गई थी। एक्चुअली क्या है, बाघ का जो जनगणना है 2014 में हुआ था, उसके बाद हुआ है 2018 में। अभी 18 के बाद बाघों की जनगणना नहीं होना होगा, तो अभी 22 में होगा। ठीक है, तो वो देखेंगे क्या है 22 में जब होगा। तो 14 में हुआ था, तो 14 में भी जो जनगणना हुआ था, तो जिम कार्बेट जो उत्तराखंड में बाघ अभ्यारण्य है, इसमें ही बाघों की संख्या 215 पाई गई थी। और अभी जो 2018 में भी बाघों की जनगणना हुई है, उसमें भी देश में सबसे ज्यादा बाघ अभी कहां पे है, तो जिम कार्बेट में है 231 बाघ, जो उत्तराखंड में है। आगे देखिए और क्या क्या बात है इसमें कह रहा है। इसमें कह रहा है कि बाघों की संख्या के मामले में दूसरे स्थान पर, पहले पे तो आपका उत्तराखंड का है जिम कॉर्बेट, ठीक है। दूसरा है कर्नाटक का नागरहोल टाइगर रिजर्व, जिसमें 127 बाघ है। ध्यान में रखेंगे, दूसरे पे है कर्नाटका का नागरहोल टाइगर रिजर्व, जिसमें 127 बाघ है। और तीसरे स्थान पर है बांदीपुर टाइगर रिजर्व 126, और बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व उसके बाद है 104, उसके बाद है काजीरंगा टाइगर रिजर्व 104। ये सारे बाघ हैं, सॉरी बाघ नहीं, ये सारे जो टाइगर रिजर्व है, यहाँ पे बाघों की संख्या का क्रम है। पहले पे है उत्तराखंड का जिम कार्बेट, दूसरे पे है आपका कर्नाटका का नागरहोल, तीसरे पे है आपका बांदीपुर टाइगर रिजर्व, चौथे पे है बांधवगढ़, और पांचवे पे है काजीरंगा टाइगर रिजर्व। ये टॉप 5 है, ये ध्यान में रखेंगे लिस्ट। और बाघ संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए हर वर्ष 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और बाघ संरक्षण के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए वैश्विक स्तर पर 29 जुलाई को क्या मनाया जाता है, विश्व बाघ दिवस, वर्ल्ड टाइगर डे 29 जुलाई को। ये ध्यान में रखेंगे प्रत्येक वर्ष। और प्रथम विश्व बाघ दिवस का आयोजन वर्ष 2010 में किया गया था। कहां पे, सेंट पीटर्सबर्ग बाघ शिखर सम्मेलन में के दौरान किया गया। तो पहला जो बाघ दिवस था, विश्व बाघ दिवस, उसका शुरुआत कब हुआ था, 2010 में हुआ था। कहां पे हुआ था, सेंट पीटर्सबर्ग बाघ शिखर सम्मेलन में। तो ये सारे पॉइंट ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। सॉरी, अब जो 2010 में जो सेंट पीटर्सबर्ग में ये घोषणा हुई थी बाघ सम्मेलन के बारे में, तो ये सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा के बारे में पढ़ लीजिए क्या कह रहा है। क्या है सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन, घोषणा। वर्ष 2010 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग शहर में
कहाँ है सेंट पीटर्सबर्ग? रूस में है। आयोजित अंतरराष्ट्रीय बाघ संरक्षण मंच इंटरनेशनल टाइगर कंजर्वेशन फोरम की एक बैठक में विश्व के 13 टाइगर रेंज देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने हिस्सा लिया। टीआरसी का मतलब है टाइगर रेंज कंट्रीज। तो विश्व के 13 टीआरसी, ठीक है, जो टाइगर रेंज कंट्रीज है उनके राष्ट्राध्यक्षों ने हिस्सा लिया। और इस बैठक में शामिल सभी देशों ने सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा के तहत जारी ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम को लागू करने पर सहमति व्यक्त की थी। जितने भी टीआरसीज हैं, टाइगर रेंज कंट्रीज हैं, वो सब 13 है, ये जरूर ध्यान में रखेंगे। और क्या कह रहा है इसमें कि इस कार्यक्रम के तहत 13 टीआरसी देशों ने वर्ष 2022 तक वैश्विक स्तर पर बाघों की संख्या को दोगुना करने का लक्ष्य रखा था, जो 13 टाइगर रेंज कंट्रीज है। और जिसमें भारत, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, रूस, कंबोडिया, चीन, इंडोनेशिया, मलेशिया, लाओस, थाईलैंड और वियतनाम सहित कुल 13 देश टाइगर रेंज कंट्रीज में शामिल है। यही है 13 टीआरसी कंट्रीज, ये जरूर ध्यान में रखेंगे। भारत, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, रूस, कंबोडिया, चीन, इंडोनेशिया, मलेशिया, लाओस, थाईलैंड और वियतनाम, ध्यान में रखेंगे। आगे देखिए और बाघ से संबंधित और आंकड़े क्या कह रहा है, अन्य आंकड़े क्या है इससे संबंधित, इसमें कि इस रिपोर्ट के मुताबिक देश में बाघों की आबादी के मामले में पहले स्थान पर मध्य प्रदेश। अगर राज्य के मामले में अगर हम बात करें बाघों की आबादी के मामले में कि किस राज्य में, ऐसे तो अगर अभयारण्य की बात अभी हम लोग किए थे तो अभयारण्य में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं जिम कॉर्बेट में। अभयारण्य की बात करें कि एक अभयारण्य कौन सा ऐसा अभयारण्य है जहां पे सबसे ज्यादा, तो उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट, जहां पे 231 बाघ। लेकिन अगर राज्यों के मामले में हम बात करें कि किस राज्य में सबसे ज्यादा बाघ पाए जाते हैं, तो राज्यों में सबसे टॉप पर है मध्य प्रदेश। ठीक है, कि देश में बाघों की आबादी के मामले में पहले स्थान पर मध्य प्रदेश है, जहां पर 526 बाघ पूरे मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। दूसरे स्थान पर कर्नाटक है, जहां पे 524 बाघ है। और फिर तीसरे स्थान पर उत्तराखंड, जहां पे 442, और तीसरे पे महाराष्ट्र भी है, तो उसके बाद फिर तीसरे पे है उत्तराखंड 442, महाराष्ट्र 312 के साथ चौथे स्थान पे, और तमिलनाडु 264 के साथ 5वें स्थान पे है। तो राज्यों के मामले में अगर टॉप 5 पूछे तो ये है मध्य प्रदेश, कर्नाटका, उत्तराखंड, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। ठीक है, आगे देखिए बाघ संरक्षण की आवश्यकता क्यों है। क्यों है बाघ संरक्षण की आवश्यकता? कि खाद्य श्रृंखला में बाघ के शीर्ष जीवों में से एक है। बाघ जो है वो खाद्य श्रृंखला के शीर्ष जीवों में से एक है, जिसका पूरा पारिस्थितिकी तंत्र निर्भर करता है। और पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन को बनाए रखने के लिए बाघों का संरक्षण बहुत ही आवश्यक है। और बाघ एक अम्ब्रेला स्पीसीज है, अतः इसके संरक्षण के माध्यम से अनगुलेट्स अर्थात खूर वाले जीव, परागणकारी जीव और अन्य छोटे जानवर कई अन्य प्रजातियों का संरक्षण भी सुनिश्चित किया जाता है उसके तहत ही। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट को ध्यान में रखेंगे। और क्या कह रहा है कि पिछले 100 वर्षों में वैश्विक स्तर पर बाघों की आबादी में भारी गिरावट देखने को मिली है और कई क्षेत्रों में बाघों की आबादी पूर्णतया समाप्त भी हो चुकी है। ये पिछले 100 वर्षों की बात है। और IUCN की रेड लिस्ट में बाघ को संकटग्रस्त की सूची में रखा गया है, ध्यान में रखेंगे। अब बाघ संरक्षण के बारे में पढ़ लीजिए। बाघ संरक्षण क्या है कि वर्ष 1969 में नई दिल्ली में आयोजित अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN की 10वीं आम सभा में, जो 1969 में हुआ था नई दिल्ली में, IUCN की 10वीं सभा थी, उसमें बाघों की घटती आबादी का मुद्दा उठाया गया था। और वर्ष 1970 के दशक में केंद्र सरकार की तरफ से बाघों के संरक्षण के प्रति एक मजबूत राजनीतिक प्रतिबद्धता देखने को मिली और सरकार द्वारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम का मसौदा भी प्रस्तुत किया गया। तो वही वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 जो बना, ठीक है। और इसके परिणाम स्वरूप देश के विभिन्न हिस्सों में राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्वों की फिर स्थापना की गई। और राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्वों की स्थापना के माध्यम से वन्य जीवों के संरक्षण हेतु विशेष प्रावधान किए गए।
जो देश के सामान्य वनों में संभव या उपलब्ध नहीं थे। अब राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व तो ऐसा नहीं कि वहां पे केवल टाइगर रिजर्व में टाइगर ही पाए जाएंगे, और भी जानवर होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि पारिस्थितिकी संतुलन बनाना है इस वो वजह से, ठीक। और इसी दौरान सरकार द्वारा प्रोजेक्ट टाइगर जैसे कुछ बड़े प्रयास भी शुरू किए गए हैं। इसी के दौरान फिर सरकार द्वारा प्रोजेक्ट टाइगर जैसे मैंने बताया था, और जो प्रोजेक्ट टाइगर है, इस प्रोजेक्ट टाइगर के द्वारा ही अब जो बाघ की संख्या बढ़ी है 2018 के जनगणना में, ये तो अच्छा है। अब इसका लाभ क्या है, ये जो परियोजनाएं गवर्नमेंट द्वारा शुरू की गई हैं, इनका लाभ क्या है। बाघ संरक्षण की परियोजनाओं से संबंधित क्षेत्रों के पारिस्थितिकी तंत्र जैसे स्वच्छ जल, भूमि उर्वरता में सुधार आदि में महत्वपूर्ण सुधार देखने को मिला है। और बाघों की संख्या बढ़ने और टाइगर रिजर्वों के बेहतर प्रबंधन से पर्यावरण पर्यटन को भी बढ़ावा मिला है। लोग वहां घूमने जाते हैं राष्ट्रीय उद्यानों में, टाइगर रिजर्व में, और ऐसे बहुत से लोगों को रोजगार के नए विकल्प उपलब्ध हुए हैं जिनकी पारंपरिक आजीविका संरक्षण परियोजनाओं से प्रभावित हुई थी। ये सारी चीजें। और क्या लाभ है कि संरक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से राष्ट्रीय उद्यानों और टाइगर रिजर्वों में वृक्षों की संख्या में वृद्धि से पर्यावरण में उत्सर्जित कार्बन को कुछ सीमा तक कम करने में सहायता भी प्राप्त हुई है। तो ये सब लाभ के पॉइंट है, जरूर ध्यान में रखेंगे। अब ये जो प्रोजेक्ट टाइगर बाघों के लिए किया गया था, तो प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में देखिए क्या कह रहा है। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 1973 में की गई थी, 1973 में। और देश के प्रसिद्ध जीव विज्ञानी कैलाश सांखला, यही है कैलाश सांखला को इस कार्यक्रम का पहला निदेशक भी नियुक्त किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर का पहला निदेशक कैलाश सांखला को। और ये जो कार्यक्रम है प्रोजेक्ट टाइगर, इसके तहत बाघ आबादी वाले राज्यों को, जिन राज्यों में बाघों की आबादी ज्यादा है, बाघों के संरक्षण हेतु केंद्रीय सहायता उनको उपलब्ध कराई गई थी। सेंट्रल गवर्नमेंट उनको सहायता की जिन राज्यों में बाघों की संख्या ज्यादा है उनके संरक्षण के लिए। और गौरतलब है कि वर्ष 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत के समय देश में मात्र 9 टाइगर रिजर्व थे। जब प्रोजेक्ट टाइगर की 1973 में शुरुआत हुई थी तो उस समय देश में मात्र 9 टाइगर रिजर्व थे, और वर्तमान में देश में कुल टाइगर रिजर्वों की संख्या बढ़कर के अब 50 हो गई है। इन सारे पॉइंट को आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब इससे जुड़ी हुई चुनौतियां क्या है चुनौतियां बाघ संरक्षण से। तो पहला है अवैध शिकार, ये हेडिंग है, मैं इसको बोल्ड करना भूल गया। अवैध शिकार क्या कि लंबे समय से बाघों का शिकार शक्ति प्रदर्शन के लिए किया जाता रहा है, और साथ ही बाघों के शरीर के प्रत्येक हिस्से का बाजार में अच्छा मूल्य भी प्राप्त होता है। अतः व्यक्तिगत और कारणों से बड़े पैमाने पर बाघों का शिकार किया जाता है। तो अवैध शिकार की वजह से बाघ के संरक्षण से संबंधित चुनौतियां हैं। मानव प्रकृति का संघर्ष, ठीक है, मानव प्रकृति का संघर्ष, यानी जनसंख्या वृद्धि हो रही है, औद्योगिक इंडस्ट्री बैठाई जा रहे हैं। अच्छा देखिए यहीं पे कि जनसंख्या वृद्धि, यानी जितनी जनसंख्या बढ़ेगी तो मनुष्य को रहने के लिए पृथ्वी पे जगह कम पड़ेगा, ठीक है, कहीं की बात हो रही है, भारत या विश्व। जैसे भारत की जनसंख्या बढ़ रही है तो रहने के लिए फिर जंगलों को काटा जाएगा, तभी घर बनेंगे। औद्योगिक विकास, एक से एक इंडस्ट्रियां बैठाई जा रही हैं तो भी उसके लिए भी जंगलों को काटा जा रहा है, तो जंगलों का ह्रास हो रहा है। अनियंत्रित शहरीकरण, कि अगर औद्योगिकरण हो रहा है तो फिर शहरों को भी बसाया जा रहा है, जिनकी वजह से जंगलों को काटा जा रहा है। इसके कारण जो वन्य जीवों का प्रवास क्षेत्र है उनमें लगातार गिरावट हो रहा है। जहां पे वन्य जीव रहते हैं जंगल में, इन सब वजहों से वो खत्म हो रहे हैं। तो ये भी एक जबरदस्त चुनौती है बाघ संरक्षण से संबंधित। आगे देखिए और क्या कह रहा है कि एक रिपोर्ट के अनुसार देश में बाघों की संख्या में वृद्धि तो हुई है, परंतु प्राकृतिक प्रवास स्थान के क्षरण के कारण, मतलब जो इनका प्राकृतिक निवास स्थान है जंगल, वो जब अब घट रहे हैं तो बाघों को बहुत ही छोटे से क्षेत्र में अब सीमित रहना पड़ता है। और इस रिपोर्ट के अनुसार उत्तर भारत और दक्षिण के कुछ राज्यों में बाघों की संख्या में वृद्धि हुई है, परंतु पूर्वोत्तर भारत और देश के कुछ अन्य हिस्सों में बाघों की आबादी में गिरावट भी देखी गई है। तो ये सब पॉइंट है, ध्यान में रखेंगे। और क्या कह रहा है, गौरतलब है कि वर्तमान में भारत के तीन टाइगर रिजर्व है, मिजोरम का दंपा अभ्यारण्य, पश्चिम बंगाल का बुक्सा अभ्यारण्य और झारखंड के पलामू अभ्यारण्य में एक भी बाघ नहीं है। ये टाइगर रिजर्व है लेकिन इन तीनों में एक भी बाघ नहीं है।
और हाल के वर्षों में सरकार ने वन्य क्षेत्रों में विनिर्माण परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय प्रभाव आकलन EIA इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट से जुड़ी मंजूरी देने की प्रक्रिया को आसान कर दिया है, जिसके कारण वन्य क्षेत्रों के निकट औद्योगिक गतिविधियों में वृद्धि हुई है। हाल के वर्षों में सरकार ने क्या किया है कि जो वन्य क्षेत्रों के आसपास में इंडस्ट्री वगैरह बैठ रही है, तो उनके लिए एक पर्यावरणीय प्रभाव आकलन EIA सर्टिफिकेट की जरूरत होती है, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की। तो इससे इसकी जो प्रक्रिया है वो पाने के लिए आसान इसका प्रोसेस हो गया है, जिसके वजह से लोग और भी वनों के आसपास के क्षेत्र में ये सब कार्य कर रहे हैं, जिस वजह से दिक्कत हो रही है। ठीक है, आगे देखिए और क्या क्या चुनौतियां हैं कि टाइगर रिजर्व के बीच संपर्क मार्गों की स्थिति का ठीक न होना भी एक बड़ी चुनौती है, और बाघों के संरक्षण के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से बाघों की आबादी के बीच जीन पूल का हस्तांतरण भी बहुत ही आवश्यक है। इन सारे पॉइंट को आप लोग ध्यान में रखेंगे, क्या क्या चीजें हैं और क्या क्या चीजें कह रहा है। ठीक है ना, आगे देखिए इसमें आगे की राह क्या हो सकती है, इसमें और क्या सुधार हो सकते हैं। ये देखिए क्या कह रहा है कि इसमें क्या सुधार हो सकते हैं। ये देखिए आगे की राह कि देश में बाघ की आबादी के संरक्षण और उनके सुरक्षित भविष्य के लिए टाइगर रिजर्वों को जोड़ने हेतु आरक्षित बाघ गलियारों का निर्माण या सड़क या रेल परियोजनाओं के लिए भूमिगत मार्गों का निर्माण किया जाना चाहिए। ठीक है, और वन क्षेत्रों के निकट किसी भी परियोजना की शुरुआत के लिए पर्यावरणीय प्रभाव आकलन के साथ अन्य पहलुओं की भी व्यापक जांच की जानी चाहिए, तभी इसमें जाकर के सुधार हो सकता है। और बाघों के संरक्षण के प्रयासों में कानूनी प्रावधानों और तकनीकी विशेषज्ञता के साथ स्थानीय लोगों का भी सहयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है, और अतः सरकार को संरक्षण योजनाओं से प्रभावित स्थानांतरण, भूमि अधिग्रहण या अन्य कारण से आजीविका पर समुदाय उचित मुआवजे के साथ रोजगार उपलब्ध करने के प्रयास करने चाहिए, जिससे वनों पर लोगों की निर्भरता को कम किया जा सके। इन सारे चीजों को आप लोग ध्यान में रखेंगे। और क्या क्या कह रहा है इसमें कि जलवायु परिवर्तन के कारण हाल के वर्षों में हो रहे प्राकृतिक बदलावों को देखते हुए बाघ संरक्षण परियोजनाओं में भविष्य की चुनौतियों के अनुरूप आवश्यक बदलाव भी करना होगा। इससे जुड़ा हुआ मैंने आप लोगों के लिए एक प्रश्न भी लेकर के आया हूं, जो आप लोग लिखेंगे 200 शब्दों में। 200 शब्दों में लिखेंगे इस प्रश्न को। प्रश्न क्या है कि पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन को बनाए रखने में बाघों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए सरकार द्वारा बाघ संरक्षण के प्रयासों और इसके प्रभावों की चर्चा कीजिए। 200 शब्दों में इसको लिखेंगे, और इसको लिख के जो मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है आप लोग इस पे अपलोड करेंगे। इस लिंक से मिल जाए, आप टेलीग्राम पे जाके अनअकैडमी स्वदीप कुमार भी अगर आप लोग सर्च करेंगे तो ये भी आपको मिल जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर भी इसको लिख के अपलोड करेंगे। तो उसके बाद आज का हमारा जो दूसरा टॉपिक है, आज हम लोग जो अपना दूसरा टॉपिक कवर करेंगे वो है मानव तस्करी। ये भी हमारा राज्यसभा और लोकसभा का ही डिबेट है जो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, उसी का एक डिबेट है, तो इसी में हम लोग देखेंगे क्या कह रहा है। और आज का ये दूसरा टॉपिक है क्या है, मानव तस्करी के बारे में देखेंगे। एक्चुअली क्या हुआ है कि कोविड-19 के मद्देनजर देश में मानव तस्करी की समस्याएं बहुत ज्यादा बढ़ी हैं। ठीक है, मानव तस्करी की समस्याएं देश में बहुत ज्यादा बढ़ी है कोविड-19 के दौर में, तो यही एक चर्चा का भी विषय है। तो ध्यान में रखिए इसमें क्या क्या चीजें कह रहा है, एक एक चीज देखते हुए चलिए। क्या है मानव तस्करी, ध्यान से एक एक पॉइंट पढ़िए क्या कह रहा है। क्या है संदर्भ कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय यानी ऑफिस ऑफ द यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट OHCHR द्वारा कोविड-19 महामारी के कारण किसके कारण, कोविड-19 के कारण विश्व भर में मानव तस्करी में की वृद्धि की चेतावनी जारी की गई है। विश्व भर में कोविड-19 के दौरान मानव तस्करी की वृद्धि हुई है और इसके लिए चेतावनी जारी की गई है। क्या, ये देखिए OHCHR यानी ऑफिस ऑफ द यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय हिंदी में, की चेतावनी के बाद
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देश के सभी राज्य सरकारों को स्थानीय तस्करी रोधी तंत्र को और अधिक मजबूत बनाने के निर्देश दे दिए हैं। जब OSCHR की चेतावनी आई है तो भारत के केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देश के सभी राज्यों को जो भी इस तंत्र को रोकने के जो उनके उपाय हैं उनको मजबूत बनाने के निर्देश दिए गए हैं। तो क्या क्या चीजें हैं इसमें, एक एक पॉइंट करते हुए पढ़िए, इंपॉर्टेंट है। क्या क्या इंपॉर्टेंट बिंदु है, पहले ये देखिए क्या कह रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मानव तस्करी की समस्या से निपटने और इसकी रोकथाम हेतु सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को नई मानव तस्करी रोधी इकाइयों यानी एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट AHTU की स्थापना में तेजी लाने और पहले से स्थापित इकाइयों के नवीकरण का भी निर्देश दिया है। मतलब एक तो AHTU की स्थापना करने के लिए कहा है गृह मंत्रालय ने राज्यों को, इसका नाम है एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट। ये और भी जो इससे संबंधित यूनिट है जो पहले से काम कर रहा है उनको भी और तेजी से या उनमें भी और सुधार करने के लिए। और प्रत्येक वर्ष 30 जुलाई को विश्व मानव तस्करी निरोधक दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 30 जुलाई को मनाया जाता है क्या, विश्व मानव तस्करी निरोधक दिवस। तो क्या क्या पॉइंट है ध्यान से पढ़िए, कहां पे डेटा बढ़ा है, क्या है, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे इसमें। कह रहा है कि वर्तमान में देश में लगभग 330 से अधिक मानव तस्करी रोधी इकाइयां सक्रिय हैं। भारत की बात कर रहा है, 330 से अधिक है। और जो देश के अंदर तथा बाहरी मानव तस्करी पर केंद्रीय गृह मंत्रालय, केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय, केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय एवं केंद्रीय विदेश मंत्रालय के बीच अभिसरण केंद्र के रूप में कार्य करते हैं। और वो सब जितने मानव तस्करी एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग ये इकाइयां हैं, यूनिट्स हैं, ये सब इन मंत्रालयों के अंतर्गत कार्य करते हैं। और राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार वर्ष 2018 में देश में मानव तस्करी के 4000 मामले दर्ज किए गए थे भारत में 2018 में। और इनमें से 99% मामलों में पीड़ित को देश के अंदर ही रखा गया था, तस्करी हुआ और देश के अंदर ही लोग थे। 99% मामलों में, बाहर कम लोगों को भेजा गया था। ये 2018 का आंकड़ा है। आगे देखिए, और देश में होने वाली मानव तस्करी की घटनाओं के अतिरिक्त भारत क्षेत्र के अन्य देशों जो आसपास जैसे नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश आदि से होने वाली मानव तस्करी के लिए एक मार्ग बन गया है। और देश से इन सटे हुए देशों में मानव तस्करी की जाती है। और हाल के वर्षों में मानव अंगों की तस्करी के मामलों में भी काफी वृद्धि हुई है। मानव तस्करी हुई, उनको पकड़ा और उनके अंगों को निकाल करके उसको भी बेचा जाता है। अब जो मानव तस्करी रोधी इकाइयां हैं AHTU, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट, इसके बारे में पढ़िए क्या कह रहा है। मानव तस्करी रोधी इकाइयां एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट के बारे में कि भारत में पहली एकीकृत मानव तस्करी रोधी इकाई की स्थापना वर्ष 2007 में की गई थी, 2007 में। और AHTU मानव तस्करी के खतरे की रोकथाम के लिए एक एकीकृत कार्य बल है। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट क्या कह रहा है इसके बारे में कि इसमें पुलिस, महिला और बाल विकास विभाग और अन्य संबंधित विभागों तथा गैर सरकारी संगठनों के प्रशिक्षित प्रतिनिधि इस इकाई का हिस्सा होते हैं। और मानव तस्करी रोधी इकाइयों के बुनियादी ढांचे की स्थापना के हेतु केंद्र सरकार द्वारा वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है, जबकि इन इकाइयों में उपयुक्त कर्मचारियों की नियुक्ति और उनका प्रबंधन का दायित्व राज्य सरकारों का होता है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आप लोग ध्यान में रखेंगे कि कौन कौन किसमें शामिल है। मानव तस्करी की विभीषिका क्या है, ये देखिए क्या है कि अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO के अनुसार वर्ष 2019 में लगभग 2 करोड़ से अधिक लोग किसी न किसी रूप में आधुनिक गुलामी का शिकार हुए हैं। ठीक है, 2019 के आंकड़ों के अनुसार। और इनमें से लगभग 68% यानी 1.4 करोड़ लोग बंधुआ मजदूरी का भी शिकार हुए हैं। ये सब टाइप से मानव तस्करी के भी, मतलब तस्करी नहीं होती, बेचा नहीं जाता, लेकिन बंधुआ मजदूर और ये सब सारी चीजें इसके अंतर्गत हम रख सकते हैं। आगे देखिए, और लगभग 22% लोगों को देह व्यापार और मानव अंगों की तस्करी आदि से जुड़े अपराधों का भी शिकार होना पड़ेगा। जो ILO का 2019 का ये जो रिपोर्ट है। और लगभग 10% को राज्य प्रायोजित जबरन मजदूरी का भी शिकार होना पड़ रहा है। और एक रिपोर्ट के मुताबिक मानव तस्करी के 92% मामलों में पीड़ित
महिलाएं और बच्चे होते हैं। मतलब 92% मामले केवल महिलाओं और बच्चों के ही होते हैं। और ILO के अनुसार, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मानव तस्करी के अवैध बाजार का वार्षिक मुनाफा लगभग 150 बिलियन डॉलर का है। ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का आंकड़ा है। ध्यान में रखेंगे कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अगर मानव तस्करी का जो अवैध बाजार है उसका वार्षिक मुनाफा कितना, 150 बिलियन डॉलर। ध्यान में रखेंगे। कारण क्या है इसका, ये देखिए क्या है कारण। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी सुझाव के अनुसार घरेलू हिंसा, भावनात्मक या मनोवैज्ञानिक दुर्व्यवहार, उपेक्षा और आघात या अन्य किसी प्रकार की हिंसा व्यक्ति को मानव तस्करी के प्रति सुभेद्य बनाती है। ऐसी चीजें होती है तो अधिकांश तस्कर लोगों को, जो अधिकांश तस्कर होते हैं जो तस्करी करते हैं, उन लोगों को नौकरी का या बेहतर जीवन स्तर आदि का लालच दे करके उनके कमजोरियों का लाभ उठाने का प्रयास करते हैं। ऐसा लालच दे देते हैं और ले जा करके बेच देते हैं। और मानव तस्करी की घटनाओं में वृद्धि के कुछ अन्य कारण हैं जो निम्नलिखित है। क्या है, देखते हुए चलिए। पहला है गरीबी और सामाजिक असमानता का कारण। इसमें क्या है कि वैश्विक स्तर पर समाज के विभिन्न वर्गों के बीच आर्थिक और सामाजिक असमानता के बढ़ने से मानव तस्करी और देह व्यापार के मामलों में वृद्धि हुई है। आर्थिक और सामाजिक, पैसा नहीं है तो सामाजिक असमानता, इन सब चीजों के बीच से भी, और मानव तस्करी, और इससे मानव तस्करी और देह व्यापार, लोगों को समाज में ये करने के लिए। और मानव तस्करी के अधिकांश मामलों में देखा गया है कि लोगों को अपनी परिस्थितियों के कारण गलत निर्णय भी लेने पड़ते हैं, कि परिस्थिति कमजोर है तो लोग पैसे के लिए गलत निर्णय भी ले लेते हैं। आगे देखिए और क्या है। दूसरा, प्राकृतिक आपदा और अस्थिरता। दूसरा कारण है मानव तस्करी का कि बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के अतिरिक्त राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति में समाज के निम्न वर्गों से जुड़े लोग दैनिक भोजन और वस्त्र जैसी जरूरतों को पूरा करने के लिए बंधुआ मजदूरी से लेकर अपने शरीर के अंगों को बेचने पर विवश होना पड़ता है। कहीं वे प्राकृतिक आपदा आ गई, बाढ़ वगैरह हो गए, सब कुछ बर्बाद हो गया, तो जो निम्न लोग हैं, वर्ग के लोग हैं, गरीब लोग हैं, और उनका क्या है कि रोज के भोजन और कपड़ों की जरूरतें के लिए सब चीजें करनी पड़ती है। तो ये कारण है। अगला कारण है प्रवासन और रोजगार। क्या है प्रवासन और रोजगार, देखिए कि स्थानीय और क्षेत्रीय स्तर पर औद्योगिक विकास की कमी, लोकल लोगों पर, लोकल स्तर पे इन सब चीजों की कमी। अभी जैसे आपने देखा कोविड के दौरान जो प्रवासी मजदूर थे, ठीक है, जो बेचारे बाहर जाके काम करते हैं और ऐसी आपदा आ गई तो उनको घर वापस आना पड़ा, तो ऐसे चीजों में भी इन चीजों का, तो कोविड-19 के दौरान ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला बहुत ज्यादा बढ़ा है, ये भी ध्यान में रखेंगे। और बैंकिंग पहुंच न होने से लोगों को अपनी आजीविका के लिए अन्य राज्यों या देशों में पलायन करना पड़ता है। और रोजगार के अवसरों में कमी और प्रवासन को मानव तस्करी के मामले में हो रही वृद्धि का भी एक बड़ा कारण माना जाता है। ये सब इंपॉर्टेंट है। और प्रशासनिक लापरवाही भी है, कुछ प्रशासन की भी लापरवाही है। क्या कि देश में मानव तस्करी और बंधुआ मजदूरी जैसे अपराधों की रोकथाम हेतु पर्याप्त कानून होने के बाद भी ऐसे अपराधों की संख्या में कमी नहीं आई है, और कई मामलों में पुलिस में अपील के बाद भी पीड़ित दोबारा अपराध का शिकार हो गए हैं। तो इन चीजों का ध्यान में रखेंगे, दोबारा से प्रशासन की लापरवाही होने की वजह से। आगे क्या कह रहा है कि क्षेत्रीय पुलिस स्टेशन पर पहले से ही काम के दबाव और आवश्यक स्टाफ की कमी के कारण मानव तस्करी से जुड़े मामलों को प्राथमिकता नहीं मिल पाती है, और देश में मानव तस्करी से जुड़े अनेक मामलों को गुमशुदा व्यक्ति या अन्य अपराधों के तहत पंजीकृत किया जाता है, और साथ ही लंबे समय से इस दिशा में कोई प्रभावी सुधार भी नहीं हो पाया है। और इसके अतिरिक्त मानव तस्करी या देह व्यापार से जुड़े कई मामलों में आर्थिक लाभ के लिए परिवार के लोगों की भूमिका भी पाई गई है। तो ये सब रीजन है, ध्यान में रखेंगे। सरकार ने इसके लिए क्या प्रयास किया है, इसको रोकने के लिए सरकार के क्या प्रयास है। केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2010 से 19 के बीच देश के 50% जिलों में मानव तस्करी रोधी इकाइयों की स्थापना हेतु धन जारी किया गया है। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट ASTU की स्थापना के लिए। और मार्च 2020 में केंद्र सरकार द्वारा देश भर में जिला स्तर पर मानव तस्करी रोधी इकाइयों की स्थापना हेतु निर्भया फंड से 100 करोड़ रुपए भी जारी किए गए, अभी मार्च 2020 में। ध्यान में रखेंगे। और क्या क्या प्रयास है सरकार के
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मानव तस्करी पर नियंत्रण के लिए राज्य सरकार को कुछ महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं और पुलिस को मानव तस्करी से जुड़े गिरोहों की पहचान के लिए विशिष्ट खुफिया और निगरानी तंत्र की स्थापना तथा समूह के इतिहास और सदस्यों की पहचान एवं गतिविधियों आदि की जानकारी रखने की भी सलाह, और साथ ही महिलाओं और बच्चों के लिए आश्रय गृह को खुला रखना तथा सीमा पर तैनात पुलिसकर्मियों को आवश्यकता पड़ने पर तस्करी का शिकार हुए बच्चों की तलाश में सहायता करना, ये सब पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और पुलिस को राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा लॉन्च किए गए अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क प्रणाली CCTNS यानी क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम और क्राइम मैक एप्लीकेशन का पूरा प्रयोग करना चाहिए पुलिस को, इन सब चीजों का प्रयोग करके इस पे कमी लाने का। इसके लिए कानूनी प्रावधान क्या क्या है, ये देखिए क्या है कानूनी प्रावधान मानव तस्करी से संबंधित। इसके तहत यौन शोषण, दासता यानी मजदूरी, बंधुआ मजदूरी वगैरह, दास बनाना, सेवा या अंगों के व्यापार हेतु मानव तस्करी आदि को शामिल किया गया है और जिसके तहत पॉस्को अधिनियम 2012 बनाया गया है। ठीक है, पॉस्को द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट और बाल विवाह, ये चाइल्ड मैरिज एक्ट जो है प्रोहिबिशन और चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम भी बनाया गया है। और इसके लिए कौन कौन से और कानून है, इसके लिए और कानून है बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन अधिनियम यानी बॉन्डेड लेबर सिस्टम एक्ट 1976, बाल श्रम निषेध व नियम कानून 1986, मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम 1994, ये सब कानूनी प्रावधान है मानव तस्करी से संबंधित। और कौन कौन से इसमें प्रयास किए गए हैं, अन्य प्रयास क्या क्या है सुधार के लिए। भारत सरकार ने अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यानी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम UNCTOC की पुष्टि की है और इसके तहत मानव तस्करी और विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों के अवैध व्यापार को रोकने हेतु सजा का प्रावधान है। किसके तहत, UNCTOC के तहत। और भारत ने वेश्यावृत्ति के लिए महिलाओं और बच्चों के अवैध व्यापार से निपटने तथा इसकी रोकथाम पर सार्क सम्मेलन की भी पुष्टि की है। इन सब सम्मेलनों में भारत ने बात किया है। कुछ इससे संबंधित द्विपक्षीय समझौते भी हुए हैं, क्या कि सीमा पार तस्करी और अवैध व्यापार से जुड़ी अनेक समस्याओं से निपटने हेतु भारत और बांग्लादेश के साझा सहयोग से एक कार्यबल का गठन किया गया है। सीमा पार भारत से बाहर भेजे जाने पे द्विपक्षीय, जो भारत से सटे हुए राष्ट्र है भारत बांग्लादेश के साथ, और भारत और बांग्लादेश के बीच मानव तस्करी की रोकथाम, अवैध व्यापार के पीड़ित की खोज और उनके प्रत्यावर्तन के लिए द्विपक्षीय सहयोग हेतु जून 2015 में एक समझौता ज्ञापन भी हस्ताक्षर किया गया था। और इससे संबंधित चुनौतियां कौन कौन सी हैं, क्या क्या चुनौतियां हैं मानव तस्करी से संबंधित, कि मानव तस्करों द्वारा तकनीकी और डार्क वेब आदि के प्रयोग ने प्रशासन के कार्य को और अधिक चुनौती बना दिया है। तकनीक का प्रयोग करके, साइबर क्राइम के द्वारा झांसा दे करके, ये सब जो चीजें होती है, और देश की स्वतंत्रता के 73 वर्षों बाद भी आर्थिक और सामाजिक असमानता के समाप्त न होने के कारण यह मानव तस्करी जैसी गंभीर समस्याओं के अंत में एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। और क्या क्या चुनौतियां हैं, कि वर्तमान में मानव तस्करी को लेकर सरकार की अलग अलग संस्थाओं और राज्यों के बीच समन्वय की कमी भी एक बहुत बड़ी समस्या है। केंद्र और राज्य की जो संस्थाएं हैं आपस में समन्वय नहीं, और हाल के वर्षों में तकनीकी और इंटरनेट के विकास ने शिक्षा को अधिक वहनीय और सुलभ बना दिया है, परंतु आवश्यक जागरूकता के अभाव में अक्सर छात्र इंटरनेट पर मानव तस्करी और ऐसे ही अन्य अपराधों का शिकार हो जाते हैं। और क्या चुनौतियां हैं, कोविड-19 महामारी के कारण देश के अधिकांश भागों में रोजगार के अवसरों में आई कमी के कारण लोगों के लिए दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करना भी कठिन हो गया है, और ऐसे में मानव तस्करी के मामलों में भी वृद्धि देखी जा सकती है। इसमें आगे की राह क्या हो सकती है, आगे क्या सुधार हो सकते हैं, इसमें क्या होना चाहिए कि राज्यों में मानव तस्करी से जुड़े मामलों की शीघ्र जांच और रोकथाम हेतु कई गैर सरकारी संस्थानों ने सरकार के जो एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट है को सामान्य पुलिस स्टेशन के समान ही शक्ति प्रदान करने की मांग की है। जैसे एक जनरल पुलिस स्टेशन की शक्ति होती है, वही शक्ति AHTU एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट को भी दी जानी चाहिए।
और सीमा पार मानव तस्करी के मामलों में हो रही वृद्धि को देखते हुए स्थानीय प्रशासन को मजबूत करने के साथ साथ बिम्स्टेक और सार्क जैसे क्षेत्रीय समूहों के माध्यम से सीमावर्ती देशों की सुरक्षा और संस्थाओं के साथ द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाया जाना भी चाहिए। और मानव तस्करी के मामलों में इंटरनेट और तकनीकी के प्रयोग में हुई वृद्धि को देखते हुए पुलिस और अन्य संबंधित संस्थाओं को ऐसी चुनौतियों से निपटने हेतु आवश्यक ट्रेनिंग भी प्रदान कराई जानी चाहिए। और सरकार को देश के विभिन्न राज्यों में सक्रिय सरकारी और स्वयंसेवी संस्थाओं के बीच व्यापक स्तर पर जानकारी साझा करना चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और सीमावर्ती देशों के बीच ऐसे ही मजबूत तंत्र की स्थापना भी की जानी चाहिए। और छात्रों को मानव तस्करी और इंटरनेट से जुड़े अपराधों के बारे में जागरूक करना और साथ ही पंचायत स्तर पर ऐसे जागरूकता कार्यक्रमों का नियमित रूप से आयोजन भी किया जाना चाहिए। इससे जुड़ा हुआ एक अभ्यास प्रश्न इससे भी संबंधित मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं कि मानव तस्करी के मामलों में लगातार हो रही वृद्धि के कारणों पर चर्चा करते हुए इसके रोकथाम की प्रमुख चुनौतियों और समाधान के विकल्पों पर प्रकाश डालिए। 200 शब्दों में आप लोग इसको भी लिखेंगे, 200 शब्दों में लिखिए, जो मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है इस पे अपलोड कर देंगे, या आप टेलीग्राम पे जाकर के सर्च करेंगे अनअकैडमी स्वदीप कुमार, इस नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, आपको मिल जाएगा। आपको यहाँ पे सभी क्लास का पीडीएफ मैटर और लिंक वगैरह यहाँ पे मिल जाएगा। जरूर आप लोग यहाँ पे आके उसको ले लेंगे। और ये है मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक, इसे भी फॉलो कर लेंगे। ये है मेरा अनअकैडमी का प्रोफाइल लिंक, इन दोनों को आप लोग फॉलो कर लेंगे। और ये क्लास अच्छी लगी तो उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और ये जो अनअकैडमी का लिंक है इसको जरूर फॉलो करेंगे। रोजाना शाम को 4 बजे मैं अनअकैडमी ऐप पर लाइव पढ़ाता हूँ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन संस्थाओं के बारे में, और रात को 8 बजे 8 PM पे मैं 1 साल के 1 ईयर के करंट का क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व कराता हूँ। ठीक है, ये सारी चीजों को ध्यान में रखिएगा। फिर कल हम लोग 10:30 बजे मिलेंगे इसी पे अपने अगले क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।